क्या आप जानते हैं, ठाकुर श्री बांके बिहारी जी की सेवा में कार्यरत गोस्वामी जी जब एक रात लड्डू रखना उनके लिए भूल गए थे तो ठाकुर श्री बांके बिहारी जी स्वयं एक दुकान पर जाकर लड्डू मांगने चले गए थे। तो चलिए मैं इस घटना का पूरा वर्णन बताता हूँ। यह एक सच्ची घटना है और मैं वह स्वयं वह दुकानदार बनकर उस घटना का वर्णन करूँगा जो उन दुकानदार ने सुनाई थी। तो चलिए, घटना कुछ इस प्रकार थी कि वृंदावन में प्रसिद्ध श्री बांके बिहारी जी मंदिर की ओर जाने वाली गली में मेरी एक मिठाई की दुकान है। मैं उस समय की बात कर रहा हूँ जब शहर इतना विकसित और भीड़ भाड़ वाला नहीं था। वहाँ कोई पक्की मकान लगभग नहीं थे। हालांकि हमारे पास कुछ 2 मंजिला घर थे, लेकिन अधिकांश घर 1 मंजिला थे। शहर में बिजली का अभी पूरी तरीके से नहीं आ पाई थी। बाज़ार में अधिकांश स्थान केरोसिन या तेल के दियों से रोशन हुआ करते थे। कुछ बड़ी दुकानें और मंदिर प्रांगण और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर पेट्रोमिक्स का उपयोग किया जाता था। तीर्थ यात्रियों की संख्या उस समय कम थी, वो कम आते थे और जो भी वृंदावन आते थे वो लगभग 4-5 दिन रुकते थे। वृंदावन के बाजार बिहारी जी के दर्शन के समय पर खुलते थे। शयन आरती कुछ ही मिनटों के भीतर सभी दुकानें बंद हो जाती थीं और सड़कों पर सिर्फ आवारा कुत्ते और चौकीदार ही दिखाई देते थे। स्थानीय लोग जल्दी सो जाना पसंद करते थे और जब तक बहुत ज़रूरी ना हो वे अपने घरों से बाहर नहीं निकलते थे। स्थानीय लोग और पर्यटक सुबह जल्दी उठते, यमुना में पवित्र स्नान करते और वृंदावन परिक्रमा करते या बस सुबह जल्दी खुलने वाले मंदिरों में जाकर मंगला आरती करते थे। बिहारी जी हमेशा देर से उठते हैं क्योंकि वहाँ मंगला आरती नहीं होती है, इसलिए दुकानदारों के पास भी सुबह की अपनी परिक्रमा पूरी करने और समय पर अपनी दुकानें खोलने के लिए बहुत समय होता था। यही हमारी दिनचर्या थी। एक दोपहर मुझे अगली सुबह आपूर्ति के लिए 40 किलो लड्डू बनाने का एक बड़ा ऑर्डर मिला। ऑर्डर ज़रूरी था क्योंकि लड्डू सुबह होने वाले किसी समारोह का प्रसाद थे। मैंने ऑर्डर स्वीकार कर लिया और तुरंत अपने लड़कों को काम पर लगा दिया। शाम तक हम अपना काम पूरा करने के लिए आधे रास्ते पर थे। शयन आरती तक भी काम पूरा नहीं हो पाया था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि सब कुछ कंट्रोल में है। यह देखते हुए कि लड़के दूर रहते हैं लेकिन मेरा घर पास में था, तो मैंने लड़कों को जाने देने दिया और खुद बैठकर काम का बचा हुआ से निपटाने लगा। जब साथी दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद की थीं तो एक दोस्त ने मेरा मजाक में कहा, लगता है आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्राहक से एक बड़ा ऑर्डर मिला है और शायद आपको पूरी रात काम करना है। मैं बस मुस्कुराया। उस पर मुझे एहसास ही नहीं था कि मेरे दोस्त ने अनजाने में मुझसे क्या कह दिया। हाँ, यह एक बड़ा ऑर्डर था, लेकिन असली ग्राहक वह व्यक्ति नहीं था जिसने ऑर्डर दिया है। उस रात का असली ग्राहक, खैर मैं उसे कभी नहीं जान पाया। उसी रात को क्या हुआ कि गोस्वामी जी मंदिर बंद करके जा रहे थे और उन्होंने रात में ठाकुर जी के जो रखने वाले लड्डुओं को रखना उस दिन भूल गए थे। मैं दुकान में आगे की ओर पीट करके काम कर रहा था। मेरे हाथ से लड्डू बनाने का कार्य कर रहे थे। मेरा मन पूरी तरह से काम में डूबा हुआ था। मुझे नहीं पता था कि मेरे आसपास क्या चल रहा है। मेरा एक ही लक्ष्य था, काम को जल्दी से जल्दी ख़त्म करूं और घर जल्दी जा सकूं। आखिर मैं काम पूरा करने में सफल हो गया और मैं उठने ही वाला था कि अचानक मुझे एक मीठी सी आवाज़ सुनाई दी, काका। मैं पलटा और एक खूबसूरत युवा लड़के का देखकर मैं हैरान रह गया, जिसकी उम्र लगभग 9 से 10 साल होगी, जो मेरी दुकान के सामने खड़ा था। लड़का यहाँ का लोकल नहीं था। उसका चेहरा काफ़ी आकर्षक था। इतनी देर तक लगभग सुनसान सड़क पर युवा लड़के और वहाँ भी एक बाहरी व्यक्ति को देखना कुछ मुझे अटपटा सा लगा। मैं उस उलझन में खो गया कि वह कौन है और उससे पूछना ही भूल गया कि उसे क्या चाहिए। एक मीठी सी मुस्कान के साथ लड़के ने कहा, काका मुझे भूख लगी है, क्या आप मुझे कुछ खाने को दे सकते हैं? वह सम्मोहित करने वाली आवाज़ ऐसी थी मानो किसी दूर स्थान से आ रही हो और इतनी आश्वस्त करने वाली कि नहीं कहने का सवाल ही नहीं था। मैं जैसे किसी सम्मोहन की अवस्था में उठ खड़ा हुआ, एक दोने में 4 लड्डू रखे और उसे दे दिए। बच्चे ने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो मैंने भी उससे उस समय कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने अपने हाथ के कड़े निकाले और मेरी ओर आगे बढ़ाते हुए कहा, कृपया ये कड़े मेरे हाथ के कड़े हैं, इसे आप रख लीजिए, ये उनके मूल्य के रूप में है। मैं बच्चे के चेहरे की ओर देख रहा था और कहना चाहता था, कृपया आप मिठाई ले लीजिए,
मुझे आपसे कोई रुपया नहीं चाहिए। लेकिन मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था। मुझे नहीं पता कि कब मैंने अपना हाथ उस लड़के की ओर बढ़ाया और उसकी दी हुई कंगन को मैंने स्वीकार कर लिया। लड़का मेरी ओर देखकर मुस्कुराया, मिठाई ली, पीछे मुड़ा और गली में चला गया। मैं तब तक देखता रहा जब तक वह गली के अंत में गायब नहीं हो गया, और रात बहुत हो चुकी थी। जैसे ही बच्चा गायब हुआ, मैं अपने होश में आया, जैसे कि किसी सपने में जागा हो। मैंने अपने बड़े हुए हाथों की ओर देखा। हाँ, वहाँ पे सोने की चूड़ी थी, सोने के कंगन थे। तब मुझे एहसास हुआ कि नहीं, ये कोई सपना नहीं था, ये सच की घटना हुई है कुछ। अब मुझे बहुत चिंता सताने लगी। यार, वह बच्चा कौन था? उसके सोने का कड़ा कहाँ से आया? अगर वह उसी का है और उसके माता पिता को अगर पता चल गया कि वह उसके सोने का कड़ा खो गया है, तो वह उसे बहुत डांटेंगे, और हो सकता है कि मुझे भी 420 के केस में या चोरी करने के केस में फंसाया जा सकता है। यानी कि हो सकता है कि मैंने बच्चे को कोई धोखा दिया हो, इसलिए मुझे भी पकड़वा सकते हैं। तो मुझे उस कड़े को लेने का बड़ा पछतावा हो रहा था, और मैं उसे जल्द से जल्द उसे बच्चे को वापस दे देना चाहता। लेकिन मुझे इस बात का जरा भी अंदाज़ा नहीं था कि मैं उसे कहाँ ढूंढूं, वह कहाँ गया। मुझे बच्चे का नाम भी नहीं पता था, और ना ही उसके बारे में कोई जानकारी थी कि वह कहाँ रहता है। मुझे बहुत टेंशन होने लगी। मैं चिंता में मैंने आखिरकार उस कड़ा को रात भर अपने जो कैश बॉक्स था दुकान में, उसमें रखने का फ़ैसला किया, और सोचा कि सुबह इसके असली मालिक को ढूंढकर उससे माफ़ी मांगते हुए उसे वापस कर दूंगा। इन विचारों के साथ मैंने दुकान बंद की और घर चला आया। मैंने घर में किसी को भी इस घटना के बारे में नहीं बताया। मुझे डर था कि वे लोग मुझे पागल कहेंगे, क्योंकि मैंने उस लड़के से इतनी देर रात को मैंने उस छोटे से बच्चे को अकेला छोड़ दिया, या मैंने उस 4 लड्डू के लिए मैंने इतना महंगी उससे रकम वसूल ली, एक सोने का कंगन ले लिया। इस सोच के मुझे सच में बहुत टेंशन होने लगी थी, और कहीं ये लोग मुझे पागल ना कहें, इसलिए मैंने इसके बारे में किसी को ना बताने का फ़ैसला किया, और मैंने इस घटना के बारे में चुप रहना ही उचित समझा। अगली सुबह मैं हमेशा की अपेक्षा थोड़ा जल्दी उठ गया था। सुबह की दिनचर्या पूरी करने और बाद में दुकान की ओर चल पड़ा, क्योंकि मुझे ऑर्डर के अनुसार लड्डू देने थे। दुकान की ओर जाते हुए मैं बांके बिहारी जी मंदिर में दंडवत करने चला गया, जैसे कि मैं डेली जाता हूँ। मुझे लगा कि मंदिर में कुछ अव्यवस्था व्याप्त है। पुजारी, भंडारी, मैनेजर और ड्यूटी पर मौजूद अन्य अधिकारी असहाय भाव से बातें कर रहे हैं आपस में। मामले के बारे में मैंने पूछा कि क्या हुआ, तो पता लगा कि आभूषण के डब्बे से एक चूड़ी गायब है। बांके बिहारी जी के हाथ से एक चूड़ी गायब है, उनका कंगन गायब है। और इस बात का भी उन्होंने पुष्टि की थी कि कल रात तक उनके हाथ में कंगन था। जब मंदिर बंद किया तब तक उनके हाथ में कंगन था। तो आखिर ये मंदिर कैसे ही कंगन वापस गायब हो गया, जबकि कमरे में ताला लगा हुआ है, कुंडी भी नहीं खुली हुई है, फिर भी उनका कंगन गायब है। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। मुझे भी कुछ नहीं पता चल पा रहा था, इसलिए मैं भगवान का नाम लेते हुए वहाँ से चला गया, और लोग ये बस आपस में ही बातें कर रहे थे कि ये तो सब ठाकुर जी की लीला है, ये तो सब बांके बिहारी जी की लीला है। लेकिन मुझे अचानक से मेरे दिमाग में कुछ आया कि यार, कल रात को मुझे कोई बच्चा एक कंगन दे के चला गया। तो मैंने वहाँ के पुजारी को बताया मैंने कि देखो, मेरी दुकान में आके देखो कि मेरे को रात में कोई एक बालक बच्चा कंगन दे के गया है, क्या वह तो नहीं है? सब लोग मेरी दुकान में आए और उन्होंने देखा कि हाँ, अरे ये तो वही कंगन है, ये तो बांके बिहारी जी का स्वयं कंगन है। और यह सब देख के मैं हैरान रह गया। मेरे पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं थे, क्योंकि ये वास्तव में श्री बांके बिहारी जी की ही कंगन थे। बांके बिहारी जी स्वयं श्री लड्डू खाने के लिए स्वयं मेरी दुकान पर आए थे। इसके बाद से ही ये परंपरा वापस चली आ रही है कि रात में ठाकुर जी के लिए लड्डू रखे जाते हैं, और इस तरीके की ही भगवान श्री बांके बिहारी जी की सच्ची घटनाएं होती रहती हैं श्री वृंदावन धाम में। तो ये थी श्री बांके बिहारी जी की बहुत ही सुंदर कहानी, और ये एक सच्ची कहानी है। तो चलिए, नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं मनीष चौधरी आपसे अलविदा कहता हूँ, और आपको इस तरीके से और भी नई नई कहानियाँ मैं आपको लेके आता रहूँगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।